अजीज साथियों और सभी स्टेज पर हमारे जिम्मेदारान, मेरी ख्वाहिश से हैं, आपकी ख्वाहिश से हैं, और कोई मेहनत में कमी नहीं है, कोई दयानत में कमी नहीं है, न मेरी न मेरे रोता की और न आपकी दयानत में कोई कमी है, न होना चाहिए। ये चुनाव हमें जीतना है अल्हम्दुलिल्लाह, और जीतने के लिए वो सारे तरीके जो जायज तरीके हैं उन्हें हमने इख्तियार किया है कि उन हालात में कोई पर्चा तक भरने की हिम्मत नहीं रखता था, और इंतजामिया की ये तैयारी थी कि वो रास्ते में ही अगर कोई कमजोर उम्मीदवार हुआ तो उसे लेकर उड़ जाएंगे और पर्चा नहीं भरने देंगे। जैसा जिला पंचायत से चेयरमैन हमारा अक्सरियत के बावजूद हमारा चेयरमैन जिला पंचायत का नहीं बन सका, इसी तरह का माहौल विधानसभा के वक्त में भी था। गलियों पर पुलिस लगा दी गई थी और दरवाजे से अगर कोई झांकता भी था तो मां बहन की गालियां और दरवाजों पर डंडे बरसाए जाते थे। हमारी बात का कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि दूसरी बार वही फाशिस्ट ताकत जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको सत्ता मिल गई है। लेकिन जब मैं जीतने वालों से पूछता हूं कि तुम जीते कैसे, वो कहते हैं समझ में नहीं आता, और हारने वालों से पूछता हूं कि वो हार क्यों गए, तो कहते हैं हार भी समझ में नहीं आती। लेकिन हमारी समझ में आती है। रामपुर में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, रामपुर, स्वारटांडा, शाहबाद, मिलक बिलासपुर और चमरौआ। बिलासपुर, मिलक बिलासपुर, मिलक बिलासपुर और शाहबाद की गिनती में जो यहाँ कलेक्टर था, वो इस वक्त कमिश्नर है मुरादाबाद मंडल का, वो 3 जगहों पर नहीं गया, इन 2 जगहों पर गया। कमिश्नर का कोई हक नहीं बनता था पोलिंग बूथ पर या काउंटिंग बूथ पर जाने का। अगर उसे जाना था तो पूरी कमिश्नरी में जाता, हर जिले में जाता, लेकिन उसने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज टारगेट करके इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर वो गया। न शहर आया, न मिलक न स्वारटांडा और न ही चमरौआ। नतीजा ये हुआ कि जहां 2 जगहों पर ये गया वहां सीटें हार गई, और 1 सीट नाम मात्र वोटों से हारी है। इसी तरह आप अंदाजा लगा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होगा और किस तरह से ये सरकार बनी है। इन्हीं हालात में रहना भी है, जीना भी है और आगे बढ़ना भी है। अगर आगे बढ़े नहीं तो कम से कम कदम जमाए खड़े रहे, पीछे नहीं हटे। जो तकलीफ मुझे, मेरे खानदान को, मेरे घर को, मेरे रफोका को, मेरे अहबाब को पहुंची है, आज भी जेलों में है हमारे साथी। रामपुर की जेल में है, मुरादाबाद की जेल में है, उनमें से कई लोग हैं जिनकी जमानतें नहीं हो सकी हैं। कोशिश जारी है। जो लूट की हालत है वो बाजार के लोग अच्छी तरह जानते होंगे। बिजली के नाम पर, पुलिस चेकिंग के नाम पर, सरकारें हमारी भी रही 4 बार, लेकिन कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, कोई बदला नहीं लिया। 1989 में जब पहली बार हुकूमत बनी, इसी किले के मैदान में जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसके बुजुर्ग लोग गवाह हैं, और जवानों ने नहीं देखा वो मंजर जब उस वक्त के नवाबजादे ने इस तरह हमारे सीने पर अपने बदमाशों से तमंचे रखवाए थे। 8, 10, 12 इंग्लिश रिवॉल्वर पिस्टल थे, जर्मन पिस्टल भी थे, देसी तमंचे भी थे, और घुसेड़ दिए थे और चलाए गए थे। मेरे पैरों पर गिरे थे कई तमंचे, पुलिस फायरिंग हुई थी। अभी आप लौटते वक्त चाहें तो गर्ल्स डिग्री कॉलेज का गेट देखते हुए चले जाएं, उसके दरवाजे पर कितने ही गोलियों के निशान होंगे जो पुलिस फायरिंग के थे, मगर मेरी मौत नहीं आई थी। मेरे सीने पर गोलियां चली, उसके बावजूद भी मैं जिंदा था।
लेकिन वो शख्स जिंदा नहीं है, उसके परागचे उड़ गए जो मुझे मारने के लिए आया था। आप इसके भी गवाह हैं कि हवा की पूरी बुलंदी पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, पर टूट कर निकल गया था, उसके बावजूद भी मैं जमीन पर जिंदा उतर गया था। जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ, कोई कत्ल कर देने की कमी नहीं थी, लेकिन सरकार कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहती थी, वो सिसका सिसका कर मारना चाहती थी। लेकिन उस मालिक का करम और सुप्रीम कोर्ट की बेशकीमत मेहरबानियों ने आज ये दिन दिखाया है कि मैं आपके मौजूद खड़ा हूं। मैं बरी नहीं हुआ। मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और गृह मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बार वो अपने ओहदे का वकार देखें और हमारे ऊपर कायम हुए मुकदमात को देखें और फिर सोचें कि हमें क्या करना है। मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब, इसके चोरी के मुकदमे नहीं है बल्कि डकैती के मुकदमे हैं। धारा है 395 और सजा है उम्र कैद। हमने नहीं की है ये डकैती। हमने कहा कि जाओ मुर्गी ले आओ, बकरी ले आओ, भैंस ले आओ, किताबें ले आओ। यही इमारत जो खंडहर बनी हुई थी, इस इमारत के अंदर जिंदगी डाली हमने। वो इमारत जिस पे रामपुर पब्लिक स्कूल चलता है बच्चियों का, किसी जमाने में वो वली अहद का महल हुआ करता था, लेकिन खंडहर बना हुआ था। उसे खंडहर को सरकार से लिया, उसे भी आप देखिए कितना शानदार बनाया है। हम पर इल्जाम है कि हमने इसमें से किताबें लूट ली, लेकिन इस बात के लिए पीठ नहीं ठोकी गई कि इस खंडहर को हमने आने वाले 100-200 साल के लिए फिर जिंदा खड़ा कर दिया, और जहां कोई पढ़ने वाला नहीं था वहां पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कर दिया। दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जब किताब चुराने वाले लोग इतिहास पुरुष बने हैं, तारीख के लोग बने हैं। दुनिया उन्हें रहती दुनिया तक याद करेगी और ये कहेगी कि ये किताब चुराते थे और दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान बने थे। लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी है जिसमें मेरा बेटा जो एमटेक पास है, मेरी बीवी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई है, हम तीनों ने वजीर रहते हुए शराब की दुकान लूटी है। और सिर्फ शराब की दुकान नहीं लूटी है, वजीर रहते हुए 16,900 रुपया गले से भी लूटा है। गृह मंत्री जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, वज़ीर आला साहब से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम वो अपना मियार तय करें। क्या हमारे खिलाफ इस मुकदमे को वापस न लें, लेकिन पूरे मुल्क से माफी मांगे कि आप इस लेवल पर आकर भी सियासी रकाबत का इंतकाम ले सकते हैं। किस बात का इंतकाम लिया है आपने हमसे? किस बात का? आप हमसे और क्या लेंगे? आपने खाना खुदा ले लिया, आपने हमारा अकीदा ले लिया, आपने हमारे नबी की तौहीन कर ली, आपने नकाबें उलट दी, मीनारों से अल्लाहु अकबर की आवाज रोक दी, रास्ता चलना दूबर और दुश्वार कर दिया आपने, अपनी शनाख्त बताना मुश्किल कर दिया। और क्या लेंगे आप हमसे? हमने खुशी से नंबर 2 का शहरी होना तस्लीम कर लिया, लेकिन नंबर 3 का शहरी होने के लिए क्या करना है वो तो आप बताएंगे हमें। आप जैसा बताएंगे हम कर लेंगे, और इसलिए कर लेंगे कि आपका ये कहना है कि पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। हम पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में रहे अपनी मर्जी से। इसे अपना वतन चुना अपनी मर्जी से, इसके लिए कुर्बानियां दी अपनी मर्जी से, फांसी के तख्तों पर चढ़े अपनी मर्जी से। इसे हमारे वतन माना और मानते हैं अपनी मर्जी से। जो सितम हमने सहे हैं 27 महीने, वो हमारे
हमारी जिंदगी और हमारे अमल का नतीजा है, क्योंकि बहुत सी चीजों नहीं किया हमने, सरनगू नहीं किया, जालिम के हाथ में हाथ डालकर सैर व तफरीह के लिए नहीं निकले। आप तो चाहते थे कि हम बहुत शानदार जिंदगी गुजारें, हमारा गली में घर ना हो, लेकिन की तस्वीर जो आपने देखी है, जब हम दूसरी बार जेल से गए थे उस वक्त भी इस जिंदा लाश के कदमों पर कलम लगा हुआ था, और यही मेरा पहला और आखिरी संदेश था, और इसी गुनाह की बस सिर्फ उस तस्वीर को याद कर लेना। मैं समझता हूं कि आप में से हर शख्स का अगर जमीर उस वक्त सो भी चुका होगा तो जाग जाएगा, और आप उस कलम की मदद करने के लिए अपने घर से पर सफाई का काम करें, झाड़ू दें, नाले साफ करें। हम अच्छे मोटर मैकेनिक बनाने वाले हैं, हम अच्छी कोठियां बनाने वाले हैं, ये भी होंगे। दुनिया देखने आती है, ऐसा मेडिकल कॉलेज बना रहा था, पूरी दुनिया देखने आती है। कहा जाता है जवाहर यूनिवर्सिटी आज भी एशिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। काजू, बादाम, बिस्किट, मिठाई सब जानते हो क्या किया उसका हमने? हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उसमें का ज्यादा सामान हम जहां से ऑफिस में रखाए हैं ताकि मेहमानों के लिए मिठाई खरीद करना है, और आज तक जवाहर यूनिवर्सिटी में मिठाई बाजार से नहीं आई है। हजारों मुकदमे, वो ये भी मुकदमा कर सकते थे, लेकिन हजारों रिश्वत या बेईमानी का मेरे खिलाफ कोई काम नहीं। और यही ऐसा मजा है कि दुश्मन इस बेदाग दामन से परेशान है, और मैंने साथी भी ऐसा ही तलाश किया है कि उसके दामन पर कोई कमी नहीं। मैं समझता हूं कि ये चुनाव मेरे दिल और मेरे जख्मों के लिए मरहम का काम करेगा। मेरे हालात पर कोई मरहम काम नहीं कर सकता। कल रात कोई ठंडी हवा, बात को मुझे मालूम हुआ कि जवाब दे दिया गया था कि मैं मर चुका हूं, और ये रो रोकर यही अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह जेल को मैं काट ही रहा हूं, मेरे बाप को बचा गए, उसे निकाल दीजिए, इसलिए कि मैं आपके सामने हूं। एक जख्मी शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, एक बहुत बर्बाद खानदान आपके सामने खड़ा हुआ है। हमें कई जिंदगियां चाहिए इन मुकद्दमों का मुकाबला करने के लिए। ये किसके लिए है? ये अंजाम भयानक हमारा किसकी वजह से है? अपनी वजह से ना, अपनी वजह से तो आज भी समझौता कर सकते हैं। हम दीजिए इजाजत, माला माल हो जाएंगे हम, कोई मुकदमा नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा। आप तो नहीं कर देंगे, आपसे पूछता हूं, आप तो नहीं कर लेंगे? मेरी तकलीफों का सौदा तो नहीं कर लेंगे आप? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा तो नहीं कर देंगे आप? आने वाली नस्लों के कल से दगाव धोखा तो नहीं करेंगे आप? मैं अपने जीते जी इंशाअल्लाह जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, या तो मैं नहीं रहूंगा या यूनिवर्सिटी रहेगी। बहुत मामूली सी कुर्बानी होगी आपकी, गर्म और सख्त तपती हुई धूप में निकलकर आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा। याद करें आप, जब हम इसी अदालत में अपने आप को सरेंडर करने गए थे, मैं था, मेरी बीवी थी, मेरा बेटा था, हमें जेल मुंतकिल कर दिया गया। हम सो गए बैरिक में, और रात के समय हमको उठा दिया गया कि आपको सीतापुर जेल करना है। हमें
होश भी नहीं आया, हमारी नींद भी नहीं टूटी थी कि हम गाड़ी में बैठा दिए गए थे। क्या कुछ नहीं सहा है आपके लिए? आप मैं नहीं आया हूं तो मेरा अपना आया, मेरा रफीक आया है। 42 साल तक मेरे शाने के साथ शाना मिलाकर जलील होने वाला राजा आज मेरे साथ फिर इस लड़ाई की फतहयाबी के लिए एक जिंदा मिसाल बनने के लिए आया, जिसने कहीं पीठ नहीं दिखाई है, कहीं साथ नहीं छोड़ा है। आपसे भी वफा की और मोहब्बत की तवक्का लेकर यहां पर आया। अगर जरा सा भी आपका फैसला 19-20 हुआ तो दोस्तों, हमारे कांटे तो उनके जीतने से, एक मुकदमा किसी पर हो जाए तो खुदकुशी कर लेता है। यहां मुकदमों की कोई तादाद नहीं है, जिंदा है आपके सामने। दाल का पानी से खाकर जिंदा है आपके साथ। हर तकलीफ का मुकाबला करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हैं आपके सामने और अहद देते हैं जब तक जिंदा है तब तक आपके और आपके हक के लिए हम और राजा, मैं यहां का, लेकिन आजमगढ़ की सीट भी इस वक्त इंशाअल्लाह बहुत आगे है दौड़ में, बहुत आगे। आप पीछे मत रह जाना, वरना आजमगढ़ वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे आजम खान ने आकर हमें तो जिता दिया, लेकिन अपनी सीट के लिए ऐसा तो नहीं करोगे। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाअल्लाह, और बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। साथियों, क्या इंसानी जान की कोई कीमत है? हमारी तरफ एक भगवत जी नाम के तार जोड़ने के लिए चढ़े और उनका जूनियर इंजीनियर उनसे नाराज था। भगत बहुत भला शटडाउन लिया हुआ था, एक नाराज थे, लिहाजा शटडाउन दिया गया और वो शख्स, जिंदा शख्स, मौत लेकर पीछे बैठा और सर के टुकड़े हो गए, भेजा बाहर निकल गया। 2 दिन पहले फिर यही हुआ। क्या आपको और कुछ रुका है? इंशाअल्लाह सब कुछ रुकेगा। बस ये साबित कर दीजिए कि रामपुर वालों ने भी गैरत का दामन नहीं छोड़ा है। अच्छा रखो, अल्लाह सलामत रखो। और वो बड़ी भी जो कब्र में पैर हिला रही हैं, बजाय इसके कि कुछ तौबा तिल्ला कर दें, हज को चली जाए, उम्रे को चली जाए, नजफ चली जाए, अपने इजदाद की कब्रों पर फातिहा पढ़ लें। बैसाखी पर आ गई, एक बिच्छू साहब किसी पीर के मुरीद हो गए। पीर भी बड़ी तारीफ करने लगे कि यार कहीं सुना है आपने बिच्छू भी किसी का मुरीद होता? बहुत खुश रहते थे बिच्छू से। बिच्छू भी बड़ा मुतासिर था पीर से, अकल भी शऊर
दिया, एहसास दिया कि चलो आओ आखिरी वक्त में हज कराएं। चुनांचे भिक्षु ने इरादा किया कि हज किया जाए, और जब हज का इरादा कर लिया तो ये भी नियत थी कि पीर से मिल लिया जाए। गए और कहा कि पीर, अल्लाह ये जगह बदल सकता है, लेकिन कोई शख्स अपनी फितरत बदल दे इसका यकीन मत रखना। लिहाजा ये खानदान, ये महलों का खानदान सब कुछ बदल